नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स डीआरएस टॉपर्स लाइव पर। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं। तो साउथ अमेरिका में हमने कुछ चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया है। आज कुछ और नए फैक्ट्स के बारे में आपके साथ हम डिस्कस करने चल रहे हैं। सम अदर इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की कुछ और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। चलिए, सबसे पहली बात आती है पैटागोनियन प्लेटू या पैटागोनियन डेजर्ट क्या है। पैटागोनियन डेजर्ट एक पिडमॉन्ट प्लेटू है। पिडमॉन्ट का मतलब होता है गिरिपद। गिरी पद, गिरी मतलब पहाड़ और पद मतलब उसका पैर। तो किसी पहाड़ के पैर में, अब पैर का मतलब क्या हो गया कि जहां पर वो पर्वत खत्म हो रहा होगा, वहां पर जो प्लेटूअस रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, पिडमॉन्ट प्लेटू कहते हैं। ठीक है। और ये कैसा डेजर्ट है, ये कोल्ड डेजर्ट है। अगर हम इसको बताएं तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, सब ये माउंटेन रीजन हो गया। तो इस माउंटेन के ये किसी भी पहाड़ का ये पैर कहलाता है, लोअर पोर्शन जो होता है। तो यहाँ पर जो ये ऊंचा भाग होता है इसको कहते हैं पिडमॉन्ट प्लेटू। और इस पिडमॉन्ट प्लेटूस रीजन के बाद का जो एरिया होगा वो या तो लैंड होगा या फिर ओशन, मतलब या तो वो कोई प्लेन होगा, मैदान होगा, या फिर कोई वाटर बॉडी होगी। क्लियर है। एक और चीज़ से अगर इमेज से देखना चाहो तो ये माउंटेन दिखाया, ये पिडमॉन्ट प्लेटू हो गया, और इसके बाद का आने वाला रीजन सी हो सकता है, प्लेन एरिया हो सकता है। ठीक है। अब पिडमॉन्ट प्लेटू का एग्जांपल है कौन सा साउथ अमेरिका में, तो ये है पैटागोनियन डेजर्ट। कहां पर पड़ेगा भाई ये, तो ये पैटागोनियन डेजर्ट आपका कहां पर है, ये है आपका अर्जेंटीना में। कहां पर है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में है, लेकिन ये कैसा है, ये कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट क्यों है, बारिश यहाँ होती नहीं फिर भी कोल्ड डेजर्ट है। तो ये फॉकलैंड आइलैंड से, हम आगे जब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे ओशनिक करंट, समुद्री जलधाराएं बनती हैं, कहाँ पर गर्म और कहाँ पर ठंडी जलधाराएं क्यों बनती हैं। फिलहाल अभी आप ये जानो, फॉकलैंड आइलैंड से आने वाली जलधारा की वजह से, ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ का जो ये मरुस्थल है ये कैसा है, शीतोष्ण मरुस्थल हो जाता है, टेम्परेट डेजर्ट हो जाता है। क्लियर। चलते हैं इसके आगे की बात देखते हैं। इसके बाद आता है बोलिवियन प्लेटू। बोलिवियन प्लेटू क्या है, ये एक इंटर माउंटेन प्लेटू का एग्जांपल है। इंटर माउंटेन प्लेटू का मतलब कि दो माउंटेन्स के बीच में आने वाला जो प्लेटूअस रीजन है उसको कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू। जैसे ये एक माउंटेन रेंज हो गई, ये दूसरी माउंटेन रेंज हो गई, इसके बीच में जो आने वाला प्लेटूअस रीजन है वो कहलाता है इंटर माउंटेन प्लेटू या अंतः पर्वतीय पठार जिसको कहते हैं। तो बोलिवियन प्लेटू उसका एक एग्जाम्पल है। बोलिवियन प्लेटू आपको ये दिख रहा है बोलीविया में, जूम करूं मैं आपको तो आप यहां पर इस चीज को देख पाओगे कि बोलीविया में आने वाला प्लेटू कौन सा है, ये रहा बोलिवियन प्लेटू। इसी के ठीक जस्ट वेस्ट में आप देखोगे तो ये आपको दिखता है अटाकामा डेजर्ट। कौन सा है, अटाकामा डेजर्ट। ये चिली और पेरू के बाउंड्री पर है। आगे अगर देख लो आप इसी को, तो अटाकामा डेजर्ट क्या है, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, सबसे ज्यादा सूखा मरुस्थल है ये। और ये किसके लिए फेमस है, नेचुरल नाइट्रेट के लिए। यहाँ पर एक अटाकामा नामक बर्ड पाई जाती है, शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ये इस पक्षी के बीट में जो है वो नाइट्रेट पाया जाता है। लोगों को जो पहले मजदूरों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, तो लोग मजदूरों को खरीद करके यहाँ पर लेकर के जाते थे और उनसे ये नाइट्रेट कलेक्ट करवाते थे। तो वो इसको अपने हाथों से बटोर करके इकट्ठा करते थे। यही वजह है कि अटाकामा डेजर्ट जो है ये नेचुरल नाइट्रेट का बहुत बड़ा सोर्स है। अब बात ये आती है कि एंडीज माउंटेन की लोकेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसे है, ये है एंडीज माउंटेन। अटाकामा एंडीज के वेस्ट में पड़ता है। ये कौन सा पोर्शन है, वेस्ट, और ये इसका ईस्ट पोर्शन है। एंडीज माउंटेन रेंज के ईस्ट वाला पोर्शन तो समझ में आता है कि ये रेन शेडो रीजन है। रेन शेडो रीजन का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप देखोगे कोई भी ऐसा एरिया जैसे माउंटेनियस एरिया है, अब समंदर से चलने वाली हवाएं जो इधर की तरफ आएंगी, इसमें नमी होगी। इस माउंटेन रेंज के सहारे जब ये ऊपर उठेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कूल होंगी, ठंडी होंगी। तो ठंडे होने से क्या होगा कि जो वाटर वेपर है, जो इसमें हवा है, जिसमें जो एयर में जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होगा। कंडेंसेशन के बाद ये यहीं पर बारिश करवा देती हैं। तो इस एरिया में तो भरपूर बारिश होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये क्या है, ड्राई रीजन है और वर्ल्ड का ड्राइएस्ट रीजन है। तो ऐसी क्या वजह हो गई कि सबसे ज़्यादा ड्राई रीजन हो गया। इसकी वजह ये है कि ये तो हो गया एंडीज माउंटेन। यहीं पेरू से जो ओशनिक करंट आती है ये ठंडी है। कैसी है, कोल्ड करंट आती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एयर गर्म होती है, हीट होती है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और हल्की होकर के ऊपर उठती है। लेकिन इस कोल्ड करंट की वजह से वाटर का जो लेयर्स है नीचे, इसके टच में जो आते हैं वो पहले ही ठंडे हो जाते हैं। तो जब यहाँ की हवा ठंडी हो जाएगी तो ये भारी हो जाएगी। ठंडी हवाएं हमेशा भारी होती हैं, गर्म हवाएं हमेशा क्या होती हैं, हल्की होती हैं। तो जब कोई भी चीज़ हल्की होगी, हवा गर्म होगी, हल्की होगी, तो वो ऊपर को उठेगी। जब हवा ठंडी होती है तो नीचे की ओर आती है। ठीक है। तो यही वजह है कि ये पेरू से आने वाली कोल्ड करंट की वजह से यहाँ की हवा ठंडी हो जाती है, ऊपर उठेगी ही नहीं। जब ऊपर उठेगी ही नहीं तो यहाँ पर
कंडेंस नहीं होगी, कंडेंस नहीं होगी तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो ये पूरा का पूरा एरिया कैसा हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यही वजह है कि अटाकामा वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये वर्ड आता है टिएरा डेल फ्यूगो। हमने आपको बताया था कि ये एक आइलैंड है, कहाँ पर है, बिल्कुल साउथ ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में है और इस पर चिली और अर्जेंटीना दोनों का अधिकार है। चलो इसको देखते हैं मैप पे। तो आप ये देख रहे हो, तो ये रहा, ये आपको दिख रही है, ये आपकी ये है मैगलन स्ट्रेट। ये मैगलन स्ट्रेट है जो इस आइलैंड को सेपरेट करती है किससे, ये आपका साउथ अमेरिका मेन है, उससे सेपरेट करती है किसको, ये टिएरा डेल फ्यूगो को। क्लियर? आगे वाले इमेज में आप इसको देखो, थोड़ा और समझ पाओगे। तो ये रही आपकी क्या, मैगलन स्ट्रेट, और ये वाला पोर्शन है आपका टिएरा डेल फ्यूगो। इसका जो वेस्टर्न, ये चिली का कलर है, तो ये यहाँ जो कलर आपको दिख रहा है इतने पोर्शन पर चिली का राइट है। ये अर्जेंटीना का कलर है, तो ये ईस्टर्न पार्ट जो पूर्वी भाग है, इस पे किस टिएरा डेल फ्यूगो के पूर्वी पोर्शन पे किसका अधिकार है, अर्जेंटीना का। और इमेजेस अगर आप देखोगे तो ये टिएरा डेल फ्यूगो आपको दिखाई जा रही, ये स्ट्रेट ऑफ मैगलन है। क्लियर? इतने पोर्शन पर चिली का राइट है, इस वाले पोर्शन पर किसका है, अर्जेंटीना का। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एक और इमेज में हमने आपको क्लियर कर दिया, ये पोर्शन चिली का और ये अर्जेंटीना का, इसका टिएरा डेल फ्यूगो में, और टिएरा डेल फ्यूगो आपको यहाँ पर दिखेगा सबसे नीचे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे साउथ अमेरिका के सी गल्फ स्ट्रेट्स को। साउथ अमेरिका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सी या गल्फ या स्ट्रेट्स जिनके बारे में हमें जानना है। तो आप ये देख रहे हो, नॉर्थ में आपका है कैरेबियन सी। क्या है? कैरेबियन सी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, या इधर से आपको दिखाऊं, तो ये आपका हो जाता है कैरेबियन सी। क्लियर? कैरेबियन सी में जो आइलैंड्स पाए जाते हैं उनको कहते हैं कैरेबियन आइलैंड, और इन सभी कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज को अगर कलेक्टिवली इकट्ठा कर लो तो उसको एक नाम दिया जाता है, वो नाम होता है वेस्ट इंडीज। क्या कहते हैं उसको? वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। क्लियर? तो कलेक्टिवली कैरेबियन सी में पाए जाने वाले आइलैंड्स को कलेक्टिव नाम एक साथ मिला करके क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज कहते हैं। हाँ, तो जो आप सोच रहे हो बात सही है। इन सभी आइलैंड से, अलग अलग आइलैंड से प्लेयर्स को कलेक्ट करके इकट्ठा करके जो क्रिकेट टीम बनाई गई है उसी का नाम वेस्ट इंडीज रखा गया। ठीक है? तो जब हम, आप एक काम करो, अपनी नाव से यहाँ कैरेबियन सी में आ जाओ। ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि यहाँ कैरेबियन सी से अपनी नाव लेके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको दिखेगा गल्फ ऑफ डेरियन। गल्फ ऑफ डेरियन से जब क्रॉस करके हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे पैसिफिक ओशन में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आते हैं, तो आप ये देखो इक्वाडोर के पास में है गल्फ ऑफ गुआकिल। क्या है? गल्फ ऑफ गुआकिल। इक्वाडोर का, किसका? इक्वाडोर का एक फेमस पोर्ट है गुआकिल पोर्ट। आप अगर देख रहे हो तो ये रहा, ये पोर्ट ऊपर लिखा हुआ गुआकिल पोर्ट। ये कहाँ पर है? ये इसी गल्फ ऑफ गुआकिल में ये पोर्ट है। अब जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो अब आप देख रहे हो कि आप ये पैसिफिक ओशन में होते हुए आगे बढ़ रहे हो, और पैसिफिक ओशन में आगे बढ़ते हुए आप ये चिली से होते हुए जैसे आप नीचे आओगे तो वहाँ पर आप नीचे, अब आप कहाँ पर पहुँच गए? मैगलन स्ट्रेट पर, और मैगलन स्ट्रेट के थ्रू होते हुए अब आप कहाँ पर पहुँच गए हो? अटलांटिक ओशन में। क्लियर? यहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होगा ग्रांड बे। क्या है? ग्रांड बे। अगर कभी आपसे पूछ ले तो अर्जेंटीना के ईस्ट में है ग्रांड बे। उसी से आगे जब आप बढ़ते हो तो ये है आपका गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज। ठीक है? और अब जब आप इसी से आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आते हो, ये रहा आपका रियो डी ला प्लाटा। क्या है? रियो डी ला प्लाटा। आगे बढ़ने से पहले मैगलन स्ट्रेट के बारे में एक कहानी आपको हम बता दें। पहली बात तो ये मैगलन का पूरा नाम था फर्दिनांद मैगलन। क्या नाम था? फर्दिनांद मैगलन। ये एक पुर्तगाली प्रसिद्ध अन्वेषक, अन्वेषक मतलब रिसर्चर थे। ये पहले भी मसालों की खोज में मलेशिया तक आ चुके थे, और अपने यहाँ से जब इनको फंड नहीं मिला तो स्पेन के जो राजा थे चार्ल्स प्रथम, उन्होंने इनको फंडिंग दी कि आप जो है कि अपनी यात्राओं, अपनी खोज को जारी रखिए। तो जब इन्होंने अपनी खोज को आगे बढ़ाया तो ये इधर से आते हुए यहाँ से क्रॉस करके जब ये आगे जाते हैं तो फिलीपींस जब ये वापस पहुँचते हैं तो फिलीपींस में वहाँ के आदिवासियों ने, वो आदिवासियों से युद्ध के दौरान ये फर्दिनांद मैगलन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनके बाकी साथी आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको बताया जाए तो एक बार ये एक तरफ से पहले मलेशिया जा चुके थे, फिर इधर से होते हुए वापस से फिर ये फिलीपींस तक पहुंच गए। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि मैगलन वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी का चक्कर ओशनिक रूट से लगाया था। समुद्री रास्ते से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? फर्दिनांद मैगलन। तो इन्हीं के नाम पर इस स्ट्रेट का नाम रखा गया। क्या क्या नाम रखा गया? मैगलन स्ट्रेट। क्लियर है? और मैगलन जब इस स्ट्रेट को पार करते हुए जैसे इन्होंने पैसिफिक ओशन में जब एंटर किए तो इधर की अपेक्षा यहाँ पर तमाम
तूफानों को और झंझावातों को झेलने के बाद जब ये इस समंदर में पहुंचे थे तो ये बिल्कुल एकदम शांत था, तो इन्होंने ही इसका नाम प्रशांत रखा था, शांतिपूर्ण समुद्र रखा था। आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो जो चीज़ें डिस्कस किया, कैरेबियन सी हो गया, गल्फ ऑफ डेरियन आपको बता दिया, उसकी लोकेशन आपको दिखा दी, गल्फ ऑफ गुआकिल ये भी इक्वाडोर में है, मैगलन स्ट्रेट के बारे में हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं। ला प्लाटा एस्चुअरी, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एस्चुअरी। कौन सी? ला प्लाटा एस्चुअरी। ये है कहाँ पे? तो हमने आपको ये दिखाया, इसी को कहते हैं रियो डी ला प्लाटा। क्या कहते हैं? रियो डी ला प्लाटा एस्चुअरी। ठीक, अब आप ये देख रहे हो यहाँ पर बिल्कुल इसके कॉर्नर पर कौन सी कैपिटल है? अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, और इसी एस्चुअरी के यहाँ पर तट पर है उरुग्वे की कैपिटल क्या है? मोंटेवीडियो। तो ला प्लाटा, अब आप नीचे से जब ऊपर आ रहे हो तो आप कहाँ पर पहुँच गए? ला प्लाटा एस्चुअरी। अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद में अब जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो ये आगे रियो डी जेनेरियो यहाँ से होते हुए, चलो आगे हम आपको दिखाते हैं। ला प्लाटा एस्चुअरी के बाद में आप ऊपर बढ़ोगे, यहाँ पर आपको मिलेगा सल्वाडोर बे, और सल्वाडोर बे से ऊपर होते हुए फिर अब जब आप आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ पर ये अमेजन रिवर का माउथ, जहाँ पर अमेजन रिवर आके गिरती है, इसको माउथ ऑफ अमेजन बोलते हैं। आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर डेल्टा ऑफ ओर्निको, ओर्निको जो वेनेजुएला की इंपॉर्टेंट रिवर है। तो ये इस तरीके से अटलांटिक ओशन होते हुए आप वापस से कहाँ पर पहुँच जाओगे? आप वापस से पहुँच जाओगे कैरेबियन सी में। कहाँ पर पहुँच जाओगे? कैरेबियन सी में। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने थे वो यही थे। क्या, एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ, मैप को शॉर्ट कर दिया मैंने। अब आप देखो, कैरेबियन सी से होते हुए आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ डेरियन, क्रॉस करके आगे बढ़ोगे आप प्रशांत महासागर में आ जाओगे। इक्वाडोर के पास में यहाँ पर वेस्ट में आपको मिलेगा क्या? गल्फ ऑफ गुआकिल। ये गल्फ ऑफ गुआकिल में ही इक्वाडोर का फेमस पोर्ट है। कौन सा है? गुआकिल पोर्ट। यहाँ से आगे बढ़ते हो, ये होते हुए सबसे साउथ में आप पहुँचते हो, यहाँ पर मैगलन स्ट्रेट है। मैगलन स्ट्रेट को क्रॉस करते ही आप आगे इंटर कर जाते हो किसमें? अटलांटिक ओशन में। आगे बढ़ते हो, यहाँ पर ग्रैंड बे है। यहाँ से आगे बढ़ते हो, यहाँ पर अर्जेंटीना और उरुग्वे के बॉर्डर पर आपको क्या मिलता है? क्या? रियो डी ला प्लाटा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट या लार्जेस्ट एस्चुअरी आप कह लो। ठीक है, इस लार्जेस्ट एस्चुअरी से फिर आप आगे बढ़ते हो, इधर से होते हुए यहाँ पर ये क्या है? माउथ ऑफ अमेजन रिवर। फिर आगे बढ़ते हो आपको मिलता है क्या? क्या? डेल्टा ऑफ ओरिनिको रिवर। और फिर यहाँ से फिर आप आगे बढ़ते हो, वापस से कहाँ पहुँच जाते हो? कैरेबियन सी में। तो आपने साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर लगा लिया और वो इंपॉर्टेंट बातों को भी जान लिया जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो मुख्य मुख्य जगह के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ला प्लाटा एस्चुअरी के बाद में बात आती है लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली जो झील है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उसको हम जानते हैं। कौन कौन सी हैं? तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट झील है, सबसे पहले हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वेनेजुएला में आपको ये एक लेक दिख रही है, इसका नाम है मराकाइबो लेक। क्या कहते हैं इसको? लेक मराकाइबो। ये वेनेजुएला में है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। ठीक है, ड्यू टू दिस वेनेजुएला इज द फर्स्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका। ठीक है, एंड वेनेजुएला इज द ओनली कंट्री विच इज द मेंबर ऑफ ओपेक। ओपेक, तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ ओपेक या इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। तो उसमें सारी मुस्लिम कंट्रीज के नाम देते हैं, उसी में एक नाम क्या दे देता है? वेनेजुएला। आप गलती से वेनेजुएला को हटा देते हो, आपको लगता है कि सारी अरबियन कंट्रीज ही ओपेक के मेंबर हैं, लेकिन आपको बता दें कि ओपेक का क्या है? ओपेक एक सोशलिस्ट सोसाइटी कंट्री है और ये ओपेक का मेंबर है। और इसके साथ ही साथ ये यहाँ पे क्या है, जो इसके मराकाइबो लेक है, यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम रिजर्व की, तो वेनेजुएला की इस मराकाइबो झील में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार है। लेकिन अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की, तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश जो है ये पेट्रोलियम भंडार में सबसे अग्रणी देश सऊदी अरेबिया को मानता है। किसको मानता है? सऊदी अरेबिया को। तो भाई अगर यूपी पीएससी का अगर कोई भी एग्जाम है उसमें पूछता है तो उसमें आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि पेट्रोलियम भंडार में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? सऊदी अरेबिया। क्लियर है? तो वेनेजुएला की मराकाइबो लेक किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम रिजर्व के लिए। अब यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको अगली दिखती है टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक कहाँ पर आपको दिख रही? ये रही, ये बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर है लेक टिटिकाका। ठीक है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। कैसी है? वर्ल्ड की हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पाई जाने वाली लेक जो नौकागम्य है। नौकागम्य का मतलब जिसमें आप नाव चला सकते हो। पानी इसका पानी फ्रीज नहीं होता, पूरे साल भर आप इसमें नाव चला सकते हो। और इसका कारण यही है कि ये इक्वेटर के नज़दीक है, इस वजह से ये फ्रीज नहीं होती। ऊंचाई पर होने के बावजूद भी ये क्या है? फ्रीज नहीं होती। ठीक है, इसी वजह से ये क्या है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। और इसी के बाद अगर आप आगे बढ़ो तो यहीं पर आपको एक दिखेगी लेक पोपो। कहाँ पर है? बोलिविया में है। और ये एक कैसी लेक है? ये एक फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है,
साफ पानी की झील है, मीठे पानी की झील है ये कौन सी है? लेक पोपो कहाँ पर है? बोलीविया में। आगे चलते हैं। अभी हमने आपको बताया माराकाइबो लेक वेनेजुएला में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए है। फिर उसके बाद टिटिकाका और पोपो लेक, ये बोलीविया एंड पेरू के बॉर्डर पर है और ये कहाँ पर है? बोलीविया में है। अब इसके बाद बात आती है रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ी नदी की। तो सबसे बड़ी नदी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट। हमने आपको दो वर्ड बताया है, एक बताया है लार्जेस्ट रिवर और एक आपको बताया है लॉन्गेस्ट रिवर। तो लॉन्गेस्ट रिवर का मतलब होता है जो सबसे जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा हो, और लार्जेस्ट का मतलब वो नदी जो सबसे ज़्यादा वाटर कैरी करती हो। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल रिवर है। और लार्जेस्ट रिवर की बात अगर आ रही है तो लार्जेस्ट रिवर में कौन सी नदी है? अमेजन रिवर। अमेजन रिवर अगर आप देख रहे हो तो ये है पेरू। पेरू में इंडीज माउंटेन से निकल करके ईस्ट वर्ड फ्लो करते हुए अटलांटिक ओशन में जाकर के गिर जाती है। कौन सी? अमेजन रिवर। थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। तो ये रही अमेजन रिवर, एंडीज में जो पेरू में एंडीज से निकलती है और ये ईस्ट वर्ड फ्लो करते हुए यहाँ पर जा करके अटलांटिक ओशन में गिरती है। अगर हम बात करें इसके माउथ पर, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइलैंड है, ये है आपका मराजो आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? MARAJO, मराजो आइलैंड। ये मराजो आइलैंड कहाँ पर है? डेल्टा में। किसके? अमेजन के डेल्टा में पाया जाता है ये आइलैंड। ठीक है, और इस आइलैंड का जो एरिया है ये डेनमार्क से के लगभग बराबर है। किसके बराबर है? डेनमार्क जो कंट्री है उसके बराबर का ये आइलैंड है। तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है ब्राज़ील में। अगर हम बात करें अमेजन नदी की सहायक नदियों की, तो एक रिवर है उकाइली रिवर जो यहाँ पर पेरू में ही वो अमेजन से आकर के मिलती है। दूसरी इसकी सहायक नदी है नीग्रो। ये लेफ्ट साइड की बात मैं कर रहा हूँ। राइट साइड में जो नदियाँ हैं, लेफ्ट साइड में दो मुख्य नदियाँ हैं, एक पेरू में है उकाइली रिवर और एक नीग्रो रिवर है। ठीक है, दूसरी अगर मैं राइट से बात करूं दक्षिणी सहायक नदियों की, तो राइट में अगर आपको दिखेगी यहाँ पे एक पुरुष रिवर है, एक आपकी मोडेरा रिवर है और एक यहाँ पर आप देखोगे तो ये तापाजोस रिवर है। ठीक है, तो ये तीन दक्षिणी मुख्य सहायक नदियाँ हो गई और दो बाईं तरफ से, मतलब ये दाहिनी तरफ से और ये बाईं तरफ से। तो बाईं तरफ से लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हो गई दो इंपॉर्टेंट, उकाइली और नेग्रो, और राइट ट्रिब्यूटरीज तीन हो गई जिसमें पुरुष, मोडेरा एंड तापाजोस। ये किसकी हैं? अमेजन की। ठीक है, तो अमेजन कहाँ से निकल रहा है? पेरुवियन एंडीज से। पेरू में एंडीज माउंटेन से निकल करके पूरब की तरफ बहता हुआ कहाँ पे जाके अटलांटिक ओशन में अपने पानी को गिरा देती है। अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल जियोग्राफिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पेरू, अमेजन रिवर इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर ऑल्सो। तो पेरू में जो नेशनल जियोग्राफिकल इंस्टीट्यूट है उसने क्लेम किया है कि अमेजन सिर्फ लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट रिवर भी है, लेकिन अभी तक इसका कोई डिसीजन आया नहीं है। तो अभी के हिसाब से लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर है और लार्जेस्ट रिवर आपकी जो है वो कौन सी है? अमेजन है। इसके बाद आपकी आती है ओरिनिको रिवर। नेक्स्ट रिवर आपकी आती है ओरिनिको रिवर। दिस इज मेन रिवर ऑफ वेनेजुएला। ये गुआना हाईलैंड से निकलती है ओरिनिको रिवर और ये डेल्टा बनाते हुए कहाँ पर? कैरिबियन सी में जाकर के अपने पूरे पानी को गिरा देती है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है कायरो रिवर। कौन सी है? ओरिनिको रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है कायरो रिवर। और दुनिया का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल, वो कायरो रिवर पर ही स्थित है। और ये एंजल फॉल जिस रिवर पर है वो कौन सा है? कायरो रिवर। और कायरो रिवर किसकी सहायक नदी है? ओरिनिको रिवर की। क्लियर है? उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आते हो तो आपको तीन नदियाँ दिखती हैं। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि तीन नदियों के सिस्टम का, जिसमें आपको दिखेगी पराग्वे रिवर जो आगे चल करके किससे? पराना रिवर से मिल जाती है। और फिर यहीं पर दिखेगी उरुग्वे रिवर। अगर मैं आगे इस चीज़ को दिखाऊं आपको, तो ये आपकी थी पराग्वे रिवर, फिर ये आकर के मिल जाती है पराना रिवर से और ये आगे बढ़ती है। उरुग्वे रिवर भी आकर के यहाँ पर, ये तीनों जहाँ पर मिल जाती हैं वहीं पर किसका निर्माण हो रहा है? रियो डी ला प्लाटा एस्चुअरी का। ठीक है, जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट एस्चुअरी है। तो इन तीनों नदी तंत्रों को क्या कहते हैं? ला प्लाटा कहते हैं। पराग्वे और पराना ये दोनों जो बाउंड्री बना रही हैं किसकी? पराग्वे और अर्जेंटीना की। उरुग्वे रिवर जो ये है ये बाउंड्री बना रही है अर्जेंटीना और उरुग्वे की। ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकल रही हैं नदियाँ। ये जहाँ से निकल रही हैं उस जगह को कहते हैं मिनास गिरास। क्या कहते हैं? मिनास गिरास। ठीक। और अगर एक बात कहूँ आपसे कि इटेपू डैम, कौन सा? ITEPU, इटेपू डैम जो है ये आपकी पराना रिवर पर बनने वाला कॉमन प्रोजेक्ट है पराग्वे और ब्राज़ील का। ब्राज़ील और पराग्वे का क्या है? कॉमन प्रोजेक्ट है। और अगर हम बात करते हैं पराग्वे की कैपिटल आसुनसियान की, तो आसुनसियान भी इसी पराग्वे रिवर पर ही सिचुएटेड है।
उरुग्वे रिवर की बात जो हम कर रहे हैं, ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना, सॉरी ब्राज़ील और उरुग्वे, और बाद में आगे चल करके अर्जेंटीना और उरुग्वे की बाउंड्री बनाते हुए यहाँ पर आकर के मिलती है। ठीक है, तो इन तीनों नदियाँ जहाँ पर मिल रही हैं, इन तीनों नदियों के मिलान पॉइंट को या तीनों नदियों के तंत्र को हम क्या कहते हैं? ला प्लाटा कहते हैं। ठीक, आगे चलिए इसको देखते हैं। तो यही चीज़ आपको हमने बताया, अमेजन रिवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, वर्ल्ड का 1/5 फ्रेश वाटर ये कैरी करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने आपको बताया क्या कि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी हैं। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज नीग्रो और उकाइली है, राइट ट्रिब्यूटरीज इसकी पुरुष और मडीरा और तापाजोस है। इसके बाद फिर हमने आपको आगे क्या डिस्कस किया था आपके साथ में कि ओरनिको रिवर है, जो मेन रिवर है वेनेजुएला की, गुआना हाईलैंड से निकलती है, पेट्रोलियम रिजर्व है वहाँ पे, उसकी ट्रिब्यूटरी है और कायरो, और कायरो रिवर पर ही वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा? एंजल वाटरफॉल सिचुएटेड है। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमने आपको बताया कि पराना रिवर ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है, रियो डी ला प्लाटा में जाके गिरती है। दूसरी पराग्वे है, ठीक है, राइट ट्रिब्यूटरी है इसकी। उसके बाद उरुग्वे है, इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? पराना रिवर की। और तीनों नदियों के नदी तंत्र को क्या कहते हैं? ला प्लाटा। रियो में मिलते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं? रियो डी ला प्लाटा। अगली नदी है साओ फ्रांसिस्को रिवर। कौन सी नदी है? साओ फ्रांसिस्को रिवर। ये भी ब्राज़ील के मिनास गेरास पहाड़ियों से निकलकर साउथ अटलांटिक में गिरने वाली पूर्वी ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी है ये साओ फ्रांसिस्को। स्टार्टिंग में तो ये पहले नॉर्थ की ओर चलती है, नॉर्थ की ओर बहना स्टार्ट करती है, और फिर ये सडनली पूर्व की ओर बहना स्टार्ट कर देती है, और फाइनली कहाँ जा करके? अटलांटिक ओशन में जा करके अपना पूरा पानी गिरा देती है। इस नदी को अगर आप देखना चाहो तो इसको अगर हम आपको मैप में दिखाएं, मैप को थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये आपको दिख रही है, ये रिवर है आपकी साओ फ्रांसिस्को। नॉर्थ तरफ जाते हुए ईस्ट की ओर कन्वर्ट होकर के इधर जाकर डाइवर्ट होकर के यहाँ पर अपना वाटर गिरा देती है। कहाँ पर? अटलांटिक ओशन। आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगली रिवर आती है मैग्डलिना रिवर। कौन सी? मैग्डलिना रिवर। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये कोलंबिया की मेन रिवर है। तो कोलंबिया आपको दिख रहा है, ये रहा आपका कोलंबिया, और यहाँ की जो मेन रिवर है ये रही मैग्डलिना रिवर, और ये कहाँ पे जाके कैरेबियन सी में अपना वाटर गिराती है। कहाँ पर? डेरियन गल्फ में। गल्फ ऑफ डेरियन आपको ये दिख रहा, तो ये गल्फ ऑफ डेरियन में जाकर के अपना पूरा का पूरा पानी गिरा देती है। क्लियर है? तो ये था साउथ अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आपके साथ और डिस्कस किए। आगे चलिए, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। आपको ये बताना है कि इक्वेटर किस किस कंट्री से पास होता है साउथ अमेरिका के लिए। इक्वेटर साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्री से होकर के पास करता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी कंट्रीज से होकर के गुजरता है साउथ अमेरिका में? कौन कौन सी कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। और थर्ड है आपका कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका की जिनके साथ ब्राज़ील अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। क्लियर? जिनके साथ ब्राज़ील अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो चलो पहले क्वेश्चन का आंसर ध्यान आया किसी को? कौन कौन सी कंट्री हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। बिल्कुल सही। सेकंड आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है? फिर से बताओ। बिल्कुल सही, चिली, उसके बाद अर्जेंटीना, फिर पराग्वे और फिर ब्राज़ील। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है कि ब्राज़ील किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो बिल्कुल सही है, ये अपनी बाउंड्री चिली और इक्वाडोर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाय डीआरएस मैथ्स एंड डीआरएस टॉपर्स लाइव। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक जरूर करिए, अपने सुझाव और अपने सजेशंस क्वेश्चन सभी कमेंट में जरूर दीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।